नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। नया इतिहास रचने वाली है भारतीय संसद। पीएम मोदी ने ये बात महिला आरक्षण बिल को लेकर कही है। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हो रही है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन बिल जो महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% का आरक्षण देगा, वो अब धरातल पर उतरने वाला है। तो उसे उतारने के लिए तैयारी भी तेज हो चुकी है। मोदी सरकार 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र लाकर इस बिल पर चर्चा करने वाली है। पीएम मोदी ने इसे 2029 तक जमीन पर उतारने और लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। देश की महिलाएं जब ये बिल 2023 में पारित हुआ था, तब से ही इसे सेलिब्रेट कर रही हैं और अब धरातल पर 2029 लोकसभा चुनाव में जब ये उतरेगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे भारत में नारी शक्ति को आगे रखकर सरकारें भी चलाई जाती हैं। हर महिला इस बिल के समर्थन में। आज चर्चा नारी शक्ति वंदन के अभिनंदन पर होगी। आप बने रहिए मेरे साथ। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। %33% रिजर्वेशन इन लोकसभा और विधानसभा, ये कोई आम बिल नहीं है। ये वो सपना है जो कई वर्षों से, यानी कई पीढ़ियां गुजर गई, कई वर्षों से ये सपना भारत में सरकारें देख रही थी, लेकिन ये पूरा नहीं हो पा रहा था। अब मोदी सरकार की तारीफ करनी होगी, मोदी सरकार की प्रतिबद्धता हम कहेंगे मीडिया है, लेकिन फिर भी अगर सरकार कुछ बेहतर करती है तो तारीफ भी करना बनता है। 2029 में सरकार का कमिटमेंट साफ दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव जब होगा तो उसमें 33% रिजर्वेशन का फायदा महिलाओं को मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और लोकसभा में जब महिलाओं की मेजॉरिटी, यानी इतनी बड़ी संख्या में, आप ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जैसा हो गया, जब महिलाएं वहां पर होंगी तो किस तरीके से हर एक बच्ची की, हर एक बेटी की आवाज वहां पर उठेगी, ये पूरी दुनिया देखेगी। ये ऐतिहासिक है। अभी फिलहाल मोदी सरकार 16 तारीख से स्पेशल सेशन लेकर आ रही है, जो इस बिल को धरातल पर लाने के लिए चर्चा इस सेशन में होगा। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोना शर्मा जुड़ चुकी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भाग्यश्री सैनी जुड़ी हैं, जो वुमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। मनीषा सिंह जुड़ी हैं बीजेपी से, और जल्दी हमारे साथ मणिमाला जी और मीनाक्षी जी भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं मनीषा जी आपका ही रुख करूंगी। ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब 2029 आएगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर उसमें हमें नजर आएगी 33%। ये ऐसा लगता था कि बस लोक लुभावन बात है, एक तरीके का जुमला लगता था जब पहले इस पर विचार होता था, बातचीत होती थी, लेकिन अब धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश है। इसी बीच विपक्ष जो है वो अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बंगाल में चुनाव या ये चुनाव के मद्देनजर ये स्पेशल जो सत्र है वो लाया जा रहा है। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि परिसीमन को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मतलब सरकार ये काम कर तो रही है, लेकिन उसमें भी अपना फायदा देख रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए नंदिनी जी, 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि सम्मान के साथ अवसर है नारी शक्ति वंदन। हर बेटी रखती है अब उज्जवल भविष्य का दम। संकल्प और साहस से बढ़ रही है भारत की नारी। विकसित भारत के निर्माण में अब होगी उसकी भागीदारी, विकसित भारत के विकास में अब होगी उसकी भागीदारी। तो नंदिनी जी, यहाँ जब से 2014 से एक नारी शक्ति को
सशक्त करने की एक तरह से कहती हूँ सफ़र शुरुआत हुई। शिक्षा से लेकर नीति निर्माता तक की जो सफ़र है, मैं जिस तरह से सभी को पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मातृशक्ति वंदन, सुकन्या समृद्धि योजना, आप देखिए उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को धुएं से निजात दिलवाना, एक तरह से इज्जत घर देकर स्वास्थ्य की योजनाएं इतनी सारी जिसमें उनको पोषण का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध करवाना। आप देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी और आज जब आत्मनिर्भरता के तौर पे भी अगर हम बात करते हैं तो लखपति दीदी योजना, SHG ग्रुप्स और भी ड्रोन और हम बैंक जो बहन हैं बेटी हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं की सौगात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। एक तरह से महिला को धुरी बनाकर उन्होंने 2014 में जो शुरुआत की थी, जो आज नारी शक्ति वंदन जो महिलाओं को एक तरह से उनके सम्मान के साथ में उनको अधिकार देता है संसद में अपनी एक तरह से अपनी बहनों की नीति निर्माण के लिए। लेकिन इस आरोप का क्या मनीषा जी, इस आरोप का क्या कि एक प्रोपेगेंडा के तहत लाना गलत है? इस आरोप का क्या कि बंगाल में चुनाव है, सब जगह चुनाव है, चुनावी मौसम में मुख्य तौर पर इसका इतना प्रचार प्रसार, इस तरह के आरोप को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? क्योंकि ये बात तो सच है कि चुनाव तो हैं, देश में चुनावी लहर के बीच जो है अब नारी शक्ति वंदन पर इतनी विशेष चर्चा जो हो रही है, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर भी जो विशेष सत्र हैं, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता चला रहे हैं अभियान। बहुत अच्छा बिल है, सराहनीय है, लेकिन बस चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है जो विपक्ष कह रहा है। देखिए नंदिनी जी, जिस तरह से मैंने कहा कि इसकी शुरुआत 2014 से हो गई थी। नारी के इस सफ़र को हम एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक पहल है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने नारी शक्ति को इस स्तर पे नारी शक्ति वंदन, नारी जो महिला आरक्षण बिल है उसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। तो देखिए विपक्ष है वो एक तरह से विरोध की राजनीति करता है। तो मैं कह रही हूँ, आपने भी कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक बिल है, तो इफ इन बट क्यों, विरोध क्यों, ये एक बार पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कांग्रेस की नेता जुड़ेंगी हमारे साथ प्रवक्ता, तो जरूर उनसे मीनाक्षी जी से मैं सीधा बात कर लेती हूँ। मीनाक्षी सेठी जी जुड़ी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, और मणिमाला जी भी जुड़ चुकी है, मैम आपका भी स्वागत। मीनाक्षी जी, जब नारी शक्ति वंदन आ चुका है और वंदन का अभिनंदन सभी ने किया, तो इफ एंड बट की कोई स्थिति होनी नहीं चाहिए। तो 16 अप्रैल से 18 तारीख तक सरकार जो है स्पेशल सेशन लेकर आ रही है, उसमें कांग्रेस भी क्या इस बिल को धरातल पर उतारने के लिए सरकार का पूरी तरीके से सपोर्ट करती हुई नजर आएगी? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन कहते हैं कि नीयत साफ ना हो तो अमल बेकार जाता है, वक्त पर ना हो तो हुनर भी हार जाता है। तो जब 2023 में ये लोग जब ये बिल पारित किया था, सब लोगों ने सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया था, तब हमारे माननीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तब भी कहा था कि इसको आप अभी लागू कीजिए, इसको आप डिलिमिटेशन से और सेंसस से क्यों इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसका एक जो आपने टाइमिंग की बात की, आपने खुद ने कहा कि अभी चुनाव है और चुनाव के बीच में ये लेकर आ रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल सही है कि टाइमिंग तो इसकी ऐसी है। लेकिन एक और जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से लेकर आया जा रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 5 फरवरी 2014 को एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी आई थी, जिसके तहत ये मैंडेट किया गया था कि सरकार कोई भी बिल, कोई भी कानून, कोई भी नियम में अगर बदलाव करेगी तो वो उसको पब्लिक डोमेन में 30 दिन के लिए रखेगी। उसका विस्तृत, जिसे कहते हैं कि प्रचार प्रसार होगा, और जनता उस पे अपने कमेंट्स दे पाएगी, अपने सुझाव दे पाएगी, और फिर बाकायदा उस मिनिस्ट्री को उनके जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को अगर माना है तो, और नहीं माना है तो उनके कारण स्पष्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से अनडेमोक्रेटिक इसलिए भी है कि ये जो हमारी एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है उसका विरोध है। आप जनता को तो छोड़िए, अभी जिन सांसदों को 16, 17, 18 को इन पे चर्चा करनी है, अभी तक तो ये बिल में क्या होगा ये उन तक नहीं पहुंचा है। तो जो विपक्ष की डिमांड है वो ये है कि आप हमसे कंसल्टेशन कीजिए। जब आप इसको 2029 में ही लागू करेंगे तो 2029
2029 में लागू करने के लिए पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें एक आम चर्चा करते, एक आम सहमति बनाते। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि ये चर्चा, मीनाक्षी जी, ये चर्चा ही पक्ष और विपक्ष के साथ विशेष सत्र में हो और पूरी दुनिया इसे देखे, इस मकसद से सरकार लेकर आ रही है, तो वहां एक बड़ा प्लेटफॉर्म विपक्ष के पास होगा। पहली बात, आप कह रही हैं नियत साफ नहीं, आप सुनिए तो मैम मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप कह रही हैं अनडेमोक्रेटिक। मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि आप चर्चा की बात कह रही है। चर्चा तो उस चीज पे होती है जब हमारे सामने कोई ड्राफ्ट हो। आज हम 12-13 तारीख में ये बात कर रहे हैं, आज तक किसी विपक्ष के एक भी सांसद के पास इसका ड्राफ्ट नहीं पहुंचा है। ठीक है, जब हमारे पास ड्राफ्ट ही नहीं होगा तो हम चर्चा कैसे करेंगे? ठीक है मीनाक्षी जी, आप कह रहे हैं कि बिना विपक्ष को इन्वॉल्व करे डेमोक्रेटिक तरीके से ये जो बिल है वो सरकार ला रही है। बिल तो आ चुका है, पारित हो चुका है, अब सिर्फ धरातल पर कैसे उतारना है इसे लेकर मंथन होगा। और आप चुनावी माहौल से इसको जोड़ रही है। फिर भी बीइंग अ लेडी मैं यही कहूंगी कि मैं कह रही हूँ कि चुनावी फायदा लेने के लिए या किसी भी रीजन से हो रहा हो, लेकिन बिल ऐसा है, ये जो प्रस्ताव है, ये जो 33% रिजर्वेशन है, ये आप लोग नहीं ला पाए, आप लोग नहीं दे पाए। मोदी सरकार अगर दे रही है तो उनका शुक्रिया, ये बड़ी बात है सर। मैम, ये बड़ा विषय है, ये महिलाओं का जो हक है ये सरकार ने दिया, तो यहाँ हम तारीफ जरूर करेंगे। ठीक है, और भी प्रवक्ता है। ठीक है मोना शर्मा जी, ठीक है मोना शर्मा जी, देखिए एक हो गया पॉलिटिकल डिस्कशन जो बीजेपी कांग्रेस के बीच हुआ, लेकिन एक हुआ आम डिस्कशन जो हम और आप कर रहे हैं। आप जब सुनते हैं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा और इलेक्शन लड़ने से लेकर लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है, जो फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग होगी उसमें महिलाओं का बड़ा रोल होने वाला है, इसे आप किस तरीके से एक कॉमन महिला, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप देखती हैं कितना बड़ा फैसला, कितना बड़ा प्रस्ताव, कितना बड़ा बिल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज 2026 में हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए, जबकि वो हो जानी चुकी चाहिए थी, वो पहले हो जानी चाहिए थी। मैंने बीजेपी कांग्रेस दोनों की प्रवक्ताओं को अभी सुना और मुझे ये लगता है कि मैं एक मतलब जिसे कहेंगे निष्पक्ष होते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सरकार चुनाव के चलते ये कर रही है, मेरा ये मानना है कि ऐसे चुनाव के चलते अगर सरकार इस तरह के डिसीजन लेती है तो उसको किसी महिला को उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आते जाते रहेंगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देश का भाग्य बदलती हैं। आप देखिए इस चीज़ को, अभी जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो 5% से हम 15 पे आए, 15 से हम 33% पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने योग्य है, दुनिया में स्वीडन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया कहीं की भी संसद में महिलाओं को आरक्षण नहीं है। लेकिन यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि इनकी पार्टियों ने अपनी पार्टी में ही खुद के रूप में 48% आरक्षण दिया हुआ है। स्वीडन ने, नॉर्वे ने 48%, दक्षिण अफ्रीका ने 48% और फ्रांस ने 45% और ऑस्ट्रेलिया ने 38% आरक्षण अपनी पार्टी के रूप में ही दे रखा है। अगर आप पार्टियों की बात करें मतलब पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के अंदर रिजर्वेशन देती है, वो खुद दे सकती है, मतलब वो खुद ये डिसाइड कर सकती है। लेकिन भारत सरकार लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर ये सुनिश्चित कर रही है कि भाई इतनी संख्या में महिलाएं होंगी, मैं यही सीटों को बढ़ाया जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। ये फैसला यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये इससे भी आगे जाना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि चाहे आप बीजेपी से हैं, चाहे आप कांग्रेस से हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, चाहे आप किसी एनजीओ से हैं, इस चीज का स्वागत कीजिए। अगर ऐसे चुनाव आ रहे हैं जिन चुनावों में महिलाओं को फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है, आप उसे किसी भी तरह से प्रोपेगेंडा बताएं तो ये आपकी सोच है। ठीक है भाग्यश्री जी, आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कुछ कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन असल ये है कि चाहे इसके पीछे कोई भी बात हो, कांग्रेस पार्टी कह रही है नियत साफ होनी चाहिए थी, इतने सही इतने अच्छे बिल के लिए नियत साफ होनी चाहिए थी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप का जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो चलता रहे, बट फाइनली सच ये है कि ये बिल पारित हो चुका है और 2029 में सरकार कह रही है कि हम कमिटेड है कि ये लागू भी हो जाएगा। आप कितना पॉजिटिवली इसे देख रहे हैं? देखिए, बीइंग अ वुमेन, मैं तो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की महिलाओं की जो स्थिति है और इस बिल के बाद में जो मनोस्थिति है उस पर बात करूंगी। देखिए, सालों से, ना जाने कितने सालों से एक दरवाजा था जो बंद था और उस पर जंग लग चुकी थी, शायद उसको कोई मुड़ के देखता भी नहीं था। आज जो सरकार है उसने देखा, कम से कम वो दरवाजा खुला तो सही। माना कि विपक्ष को बहुत सारी कमियां नजर आ रही होंगी, देखिए कोई भी जो बदलाव आता है वो पूर्ण तो आएगा नहीं कि 100% फर्स्ट डे आ जाएगा, उसमें वो कमियों को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। लेकिन ये सच है
कि ये जो बिल आया है, ये जो प्रोविजन हुआ है, इस देश की, इस प्रदेश की हर महिला को ये स्वागत योग्य ही लग रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, महिलाओं की क्या स्थिति थी, सहानुभूति से सशक्तिकरण। पहले महिलाओं के मुद्दों को वेलफेयर के तौर पे देखा जाता था कि ठीक है भाई, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इनके वेलफेयर के लिए भी हमें कुछ बनाना है। अरे महिलाएं सदन में जाएंगी तो महिलाएं अपनी नीतियां स्वयं बनाएंगी, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, बाई बर्थ बॉर्न, वो कम्युनिटी सेंट्रिक होती हैं, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती हैं। जब महिलाएं ग्रामीण शिक्षा, बालिका सशक्तिकरण, इनके लिए जो माइक्रो प्लानिंग करेंगी वो बहुत बेस्ट होंगी। तीसरी चीज, मेरे प्रदेश की, मेरे देश की ये स्थिति है कि एक गांव में हाशिए पे बैठी अंतिम बेटी जो कभी सपना ही नहीं देख सकती थी कि मैं राजनीति में जा सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत फैक्ट बात है कि राजनीति जो होता था वो चुनिंदा महिलाओं के लिए होता था, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन्हीं के घर की महिलाओं के लिए। आज एक आम सी बेटी ये सपना देख सकती है। बिल्कुल, और सीटें बढ़ेंगी, टिकट वितरण में जब संख्या बढ़ेगी और महिलाओं को चिन्हित किया जाना होगा तो वहां पर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस, टिकट जो देते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स चलती है उसमें, लेकिन उन्हें बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। और ये तो मैं कहती हूँ कि मीनाक्षी जी, मणिमाला जी और सब लोगों के लिए, मनीषा जी, ये सब लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स में आगे रह सकती है। हो सकता है कि आप सब में से बैठे कल लोकसभा और विधानसभा में नजर आए, मे बी। तो अब मणिमाला जी, मैं आपका कमेंट ले लेती हूँ। मैम, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप किस तरीके से देखते हैं अभी के सिनेरियो को? ये जो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख का समय स्पेशली रखा गया है सत्र के अंदर इस बिल पर चर्चा होने के लिए, और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, आप किस तरीके से देख रही हैं? ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? देखिए, ये सबसे बड़ा रीजन यही है, पहला रीजन यही है कि भाई हम लोगों को ये बताना कि देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, और महिलाओं के प्रति हम लोगों का जो सम्मान है हम उसको 33% करके महिलाओं के लिए लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रचार प्रसार बीजेपी गवर्नमेंट का यही है, लोगों में बताना, लोगों को जागरूकता पैदा करना, लोगों महिलाओं में ये चीजें, दूर तक बैठी महिलाओं में ये चीज रखना कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट ने करा है और इसका बहुत ही लंबे समय तक इस चीज की गूंज रहने वाली है। जो आगे के आगामी जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और जो भी चुनाव अभी आएंगे, चाहे निकाय चुनाव हैं, चाहे दूसरे चुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव भी आएंगे, लोकसभा चुनाव में अभी चल रहे हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, डेफिनेटली इन चीजों का बहुत बहुत फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सरकार की जो अपनी जो योजनाएं वो लेके जा रहे हैं, उसमें योजनाओं से ज्यादा इस बार सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा है, सबसे ज्यादा प्रचार है, तो वो केवल महिला आरक्षण बिल का ही है। और इस दिन 2 दिन बीच में ये सदन के बीच में लेके आना, सदन विशेष सर्वदलीय बैठक करना, तो इसमें मैं तो ये चाहती हूँ कि सदन के बाद भी एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और अच्छे से इस सब लोगों को बुला के इस चीज में शामिल किया जाए। जो अगर विपक्ष ये चाहता है कि हमें बुला के बात की जाए, तो ये होना चाहिए कि सभी लोगों को, सभी दलों के लोगों को विश्वास में लेकर, क्योंकि ये सभी दलों के लिए अच्छा है, किसी एक दल के लिए अच्छा नहीं है। अपनी गवर्नमेंट में अगर, जरूरी नहीं है बीजेपी हर जगह पूरे देश में ही राज करेगी, कहीं दूसरी गवर्नमेंट भी आती है, तो ये सभी गवर्नमेंट के लिए, सभी पार्टियों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो और अपनी भी पार्टी में ये 33% का जो आरक्षण बिल आ रहा है उसको पूरी तरह लागू करने का प्रयास करें। पहले मनीषा जी का रुख करूंगी। मनीषा जी, आपने मीनाक्षी जी को सुना, आपने मणिमाला जी को सुना, और दोनों ने एक जो कॉमन बात कही, देखिए बड़ा विषय है देश के लिए, तो इसमें विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर विपक्ष ये आरोप लगाए, क्योंकि विपक्ष ने महिला आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया है, ये बात भी सत्य है कि महिला आरक्षण की जब भी बात आई है तो विपक्ष ने इस पर कभी इसका विरोध किया हो, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा बिल जिसे सत्ता पक्ष भी लाना चाहता है, विपक्ष भी लाना चाहता है, वहां पर विपक्ष को इन्वॉल्व क्यों नहीं करती सरकार? आप कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि आपने ना कोई बैठक ली, सर्वदलीय बैठक, इस पर राय मशवरा होना चाहिए, अपनी मनमर्जी से काम हो रहा है, ये विपक्ष को स्वीकार्य नहीं है, ये विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। देखिए नंदिनी जी, आपकी जो बात का जवाब तो मीनाक्षी जी ने खुद ने दे दिया था कि समय में देरी हो तो हुनर मर जाता है।
आप लोगों ने क्यों 40 साल वेट कराया महिलाओं को? क्यों उनके समय में ये इतना अच्छा बिल महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त भागीदारी के लिए क्यों नहीं लाया गया? सबसे पहला सवाल। दूसरी बात अगर हम करते हैं, देखिए कोई भी काम के लिए, कोई भी अच्छे कार्य के लिए कोई भी समय देखने की उसके जरूरत, इतने लंबे इंतजार के बाद में जब महिलाओं को संसद में आप लोगों ने भी कराया 2014 से 2026 तक, और बैठक की बात हुई थी तो ये ऑलरेडी बिल आ चुका है 2023 में। जो छोटे से संशोधन है, 2-3 संशोधन है, उसी के ऊपर बात होनी है, तो उसके ऊपर बात होगी। वो सभी को पता है, सभी के सामने है ये सब चीज़। तो आप ये देखिए कि मैं ये मानती हूँ कि देखिए सभी महिलाओं के लिए, मीनाक्षी जी खुद है, उनके लिए भी बिल बहुत अच्छा रहेगा। आगे उनको जिस तरह से नीति निर्माण में भागीदारी मिलेगी तो उनको भी बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। लेकिन वो किस तरह से इसका विरोध करते हैं, तो अगर विपक्ष में होने के नाते इसका विरोध करें तो बहुत ही गलत बात है। और आप ये देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए मीनाक्षी जी और पूरी कांग्रेस को, और पूरी कांग्रेस की महिलाओं को, और इवन सभी देश की महिलाओं को जिन्होंने इतने ऐतिहासिक पहल की। और साथ में जो महिलाएं हैं उनको शुरू से, अभी की बात नहीं है, मैंने कहा 2014 से लेकर आज तक का सफर उन्होंने शिक्षा से लेके, उनकी सुरक्षा से लेके, सेना में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, इसमें कोई अभी भी ये पिछली सरकारों में भी थी, कई बेहतर वर्जन योजनाओं के आपकी सरकार में भी आए, ठीक है, लेकिन ये बिल बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है। मैं सीधा मीनाक्षी जी का ही रुख कर लेती हूँ। मीनाक्षी जी, बीजेपी प्रवक्ता ने एक सलाह दी कि एक महिला हैं आप, चाहे कांग्रेस में है तो क्या हुआ, फायदे का ये बिल तो आपके लिए भी है। तो मोदी गवर्नमेंट का सभी महिलाओं को मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद उनको बोलना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि इस बिल का कहीं कोई विरोध नहीं है। और जहां तक महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने भी इसके प्रयास किए थे, और 73वां 74वां संविधान संशोधन जो विधेयक लेके आए थे, उससे 33% आरक्षण बिल्कुल लागू किया था, जिसकी बदौलत आज पूरे देश के अंदर 15 लाख चुनी हुई महिलाएं हैं जो कि 33%, मनीषा जी आप सुना कीजिए, जब आपकी बात है मैं बीच में नहीं बिल्कुल सुन रही हूँ। ठीक है, मैम एक सेकंड, एक-एक करके। लेकिन मीनाक्षी जी, आप ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन सत्य यही है कि आज की तारीख में जिस पर चर्चा 40 सालों से हो रही थी, वो आज सच होने वाला है, वो 2029 में सच होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कम से कम स्वागत होना चाहिए कि सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया। मैम ये बात तो मानेंगी आप, महिलाओं के लिए तो जब शादी होके लड़की जाती है तो ससुराल वाले भी सोचने में वक्त लगा देते हैं, ऑफिस में जाती है तो वहां पर भी उसे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। वो इतना आसान नारी होना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से लड़ती है। अगर किसी ने सोचा है कि नहीं हम इतनी बड़ी संख्या करेंगे लोकसभा विधानसभा में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो ये धन्यवाद देना बनता है। मैम मीनाक्षी जी, मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि महिला आरक्षण एक अच्छा प्रयास है, और मैं उसको हाईलाइट यही कर रही थी कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप आज हमारी जो लोकल बॉडीज है उसमें 15 लाख चुनी हुई महिलाएं हैं, जो कि 33% नहीं बल्कि 40% है। और मैं तो ये चाहूंगी कि जब हमारी आधी आबादी है तो ही हमें हक भी मिलना चाहिए, लेकिन ये एक उसकी तरफ एक कदम है। हमारा सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉडलिटी को लेकर है, और हम तो ये चाह रहे थे कि 2023 में ये लागू होता। अगर ये इतनी ही नियत इसको लागू करने की थी तो 5 जो चुनाव अभी चल रहे हैं जिन राज्यों में, उनसे पहले लेके आते तो इन 5 राज्यों में भी हमें इस आरक्षण का लाभ मिलता। हमारी सिर्फ और सिर्फ जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से क्वेश्चन उठाना बड़ा आसान है। जब आप निकाय पंचायत में लाए थे तो 100% लाते, आधा अधूरा आपने जो है अपॉर्चुनिटी देकर और अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन अब फाइनली इस दौर में जो जब बहुत पहले ही कहा जा रहा है कि हो जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है, तब भी आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और ये 2 साल के सवाल उठा रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं आप, 2 सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। पिछले 35 से 40 सालों का क्या, जब इस बिल को अटकाया गया। मोना जी अभी फिलहाल के डिस्कशन में फायदा लेने की बात, अब देखिए ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसका बखान भी होगा, उसकी मार्केटिंग भी होगी, उसका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश भी की जाएगी, बट अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि वो चीज हो रही है और उसका फायदा देश के युवाओं को, महिलाओं को, देश को मिल रहा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी यही कहा और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि किसी भी तरीके से अगर ये चीज़ शुरू हो जाती है
तो इसमें सुधार होंगे, इसमें बदलाव होंगे, हमें फायदा मिलेगा। अभी तक क्या आरोप लगाया जाता था, इवन मैं दोनों पार्टियों की तरफ से कहूंगी कि शायद ये इसलिए नहीं लागू किया जाता था कि 33% आरक्षण होगा, महिलाएं आएंगी तो उनके साथ साथ पुरुष कहीं ना कहीं उनके साथ साथ राजनीति करेंगे, जैसे पंचायत चुनाव या कहीं पे भी। लेकिन एक विदेशी यूएस की एक एजेंसी है, उसने सर्वे किया था इंडिया में, उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर महिला किसी पद पे बैठी हुई है भारत में, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो किसी बड़े पद पे बैठी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, तो वहाँ ज़्यादा लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, ज़्यादा लोक कल्याणकारी लाभ दिए गए हैं, ज़्यादा संवेदनशीलता वहाँ आई है। आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि अगर आपने महिलाओं को नहीं दिया आधा हक या आधी जगह नहीं दी तो संवेदनशीलता आप भूल जाइए, आप फायदे और नुकसान में ही उलझे रहेंगे। और एक बात याद रखिए, महिला को आप कोई एक चीज़ देते हैं वो उसको 10 गुना करके लौटाती है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो अपने देश में हो, चाहे वो अपने ऑफिस में हो। आप कहीं भी बात कीजिए, इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, वो लौटाएंगी। और आप ये बात की रास्ता खुल रहा है। इसके बाद आप एक बात तो देख के तो देखिए कि जहां महिलाएं होती नहीं है वहां पे आपको एक साथ 33 महिलाएं दिखाई देंगी। वहां छात्र राजनीति में भी आपको महिलाएं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि सत्ता को पता है कि आगे जाने वाले टाइम में अगर 33% आरक्षण हुआ तो 33 महिलाएं खड़ी करनी पड़ेंगी, वो कहां से लाएंगे? तो पहले से ही नेता पॉलिश किए जाने लगेंगे युवा अवस्था से ही। और नेता बनाने के लिए अगर एक महिला को नेता बनाया जा रहा है तो आप इसको बिल्कुल लेकिन जो पूरा प्रोसेस है, मैं एक बार भाग्यश्री सैनी जी आपका रुख करूंगी, लेकिन मैं मणिमाला जी से एक बार वो पूरा प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि मैम परिसीमन को लेकर प्रश्न खड़े होते रहे हैं और सीटें बढ़ाई जाएंगी 800 से 850 के बीच में, ये सीटों का जो आंकड़ा है वो रखा जाएगा, सीटें बढ़ेंगी। ये प्रोसेस जो है उस पर भी आरोप लग रहा है कि ये प्रोसेस भी मोदी सरकार जो है अपने फेवर के अकॉर्डिंग करेगी, मतलब इस तरीके की पॉलिटिकल बातें, डिस्कशन शुरू हो चुका है। आप इसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एक इसमें सीधी सी बात है, जो भी सत्ता में होगी पार्टी उसको जरूर फायदा उठाना मतलब उठाया जाती है, वो उठाती है। तो इसमें तो कोई बीजेपी अगर उठा रही है, मोदी सरकार उठा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी सत्ता पे काबिज रहता है डेफिनेटली उसको कुछ % लाभ तो मिलता ही मिलता है। जहां तक परिसीमन और ओबीसी और इसका सवाल है तो ये चीजें आएंगी। अभी जो यूजीसी का उन्होंने ओबीसी का जो करा था और उसके बाद में युवाओं का बहुत ज्यादा कहना चाहिए टकराव हुआ और युवाओं ने बहुत ही ज्यादा उस चीज का विरोध किया, उसके बाद में उनको वापस लेना पड़ा सवर्णों के हित में। तो ये चीजें ऐसी हैं कि कोई चीजों का फायदा भी होता है तो कोई चीजों का नुकसान भी होता है। पर जहां तक ये 33% आरक्षण की बात है तो ये अगर मतलब देखिए फर्क तो पड़ता है। अगर ये सोचा जाए, अगर मैंने अभी बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी कि भाई आप इतने सालों से कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई आप इतने सालों से सत्ता पे काबिज थे पर आप नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी। 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, फिर उन्होंने 2023 में इस चीज को क्यों करा? पहली बार की सत्ता संभालते ही इस चीज को क्यों नहीं लागू करा? अब यहाँ पर फायदा और नुकसान जहां पर महिलाओं को है तो मैं इसे फायदा नहीं कहूंगी। हमको फायदा नहीं चाहिए भाई, हमको क्यों फायदा चाहिए? हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं और अधिकार आपको देना पड़ेगा। क्यों लेंगे हम फायदा? लेकिन इसका फायदा और नुकसान की क्या बात होती है? और जहां तक वो है, इसमें आप ही देखिए, इसमें बड़ा पेच है। आपने लोकसभा सीटें बढ़ाई हैं इस 33% आरक्षण देने के लिए। जो मौजूदा सीट थी उसमें आपने हमको 33% आरक्षण नहीं दिया, उसको छेड़ा भी नहीं, क्योंकि जो पुरुष है मतलब, वो उस चीज को कभी भी नहीं मानते। जी मतलब तो आपने हमें एक्स्ट्रा करके दे दिया है। को नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त सीटें बढ़ा रहे हैं जो महिला आरक्षित रहेंगी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन समय थोड़ा सा लिमिटेड है। मैं फाइनली भाग्यश्री सैनी जी, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, देखिए अब पॉइंट टू पॉइंट कुछ ना कुछ प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है या इस तरीके से लेकर आ रही है इस बिल को, लेकिन जो अल्टीमेट सत्य है वो ये है कि वहाँ पर जो 33% महिलाएं हैं वो बढ़ जाएंगी और उसका फ़ायदा ये है कि मैनेजमेंट जब करेंगी तो देश को रिजल्ट भी बेटर मिलेंगे और बच्चियों की जो इच्छा शक्ति है पॉलिटिक्स से लेकर हर एक फील्ड में जाने की, उसे भी बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। आप ग्रामीण क्षेत्रों में और शिक्षा क्षेत्र में मुख्य तौर पर बच्चियों के साथ काफ़ी कार्य करती हैं। आपको क्या लगता है कि इस 33% आरक्षण का सिर्फ चर्चा मात्र भी कितना संबल प्रदान करेगा या फिर क्या ताकत समाज को देगा? देखिए ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए मील का पत्थर तो है
कुछ नहीं मिलने से है कि कुछ हमें मिल रहा है। और ऑब्वियसली मणिमाला जी की बात से भी मैं बिल्कुल वो रखती हूँ कि हम महिलाएं हमेशा मांगे क्यों, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जो पुरुषों के लिए वो हमारे लिए भी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं महिलाओं के लिए, जिस हिसाब से बहुत से क्षेत्र ऑलरेडी रिजर्व थे, तो मैं ये मानती हूँ कि क्या आया से कब आया से इंपॉर्टेंट है क्या आया। माना कि सवाल अगर अभी उठाने को बैठेंगे तो कांग्रेस पे भी बहुत सारे उठेंगे, तो मेरा तो ये मानना है कि डेफिनेटली इस बिल के आने के बाद में हर महिला, हर बेटी के बीच में एक फुसफुसाहट तो आई है कि हाँ, अब राजनीति के दरवाजे एक आम सी बेटी के लिए भी खुले होंगे, बशर्ते जब हम लोग ये ना दोहराएं कि जब महिलाओं को टिकट दी जा रही है तो वो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल महिलाओं को हम दे रहे हैं, हम सही मायने में उन महिलाओं को आगे पहुंचाएं जो योग्यता रखती है। जी जी, चलिए सभी प्रवक्ता जुड़ी, आज हमारा ये एक तरीके से वुमेन स्पेशल ही हो गया एपिसोड। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो नारी शक्ति वंदन, आपका अभिनंदन है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छूएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है।